एक छोटा सा पहाड़ी घर जहां लकड़ी की दीवारें, टूटी खिड़कियां थीं और बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर एक छोटे से चूल्हे पर पानी उबल रहा है। तभी चूल्हे के पास बैठी सावित्री हाथों में शॉल लपेटे प्यार से बोलती है, रोहन बेटा, आज बस यही एक रोटी बची है, तू खा ले बेटा। नहीं माँ, आप खाओ। मैंने खेत में रामू के घर से आया खाना खा लिया था, तो मेरा पेट भरा हुआ है। अरे झूठ बोलना बंद कर रोहन, मैं तेरा बाप हूं बेटा। मैं जानता हूं कल से तूने एक भी दाना मुंह में नहीं रखा है। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए इतनी उम्र क्यों दे दी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं हमारे। बच्चे भूखे सो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अचानक बाहर से तेज हवा की आवाज के साथ बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। पूरा परिवार एक ही कमरे में ठंड से कांप रहा है। अरे अचानक मेरी छाती में दर्द क्यों होने लगा। आह, आह, अरे ये क्या हो रहा है मेरे। क्या हुआ जी? अरे रोहन, रोहन। पिताजी, पिताजी, मैं विक्रम भाई को फोन करता हूँ। पिताजी। रोहन कांपते हाथों से मोबाइल निकालता है और विक्रम को कॉल करता है। उस टाइम विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। हाँ बोल, क्या है? भाई प्लीज, पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम अस्पताल नहीं ले जा सकते, बर्फ में सब जम गया है। तुम शहर से डॉक्टर को जल्दी ही किसी तरह से ले आओ भाई, प्लीज भाई जल्दी आ जाओ। अरे यार, एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, ऊपर से मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन भाई सुनो तो। बाद में कॉल करता हूँ। अपने भाई की पूरी बात बिना सुने ही विक्रम फोन काट देता है। वापस दोस्तों के बीच हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पिता फर्श पर लेटे हैं, दर्द से कराह रहे हैं। माँ भाई ने फोन काट दिया। अब क्या करे बेटा, ये काली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह होते ही इनको तुरंत अस्पताल लेकर चलना है। सुमित्रा धीरे धीरे अपना शॉल, अपना कंबल अपने पति पर डालती है। धीरे धीरे उनके हाथों को पकड़ लेती है ताकि गर्माहट मिले। बस थोड़ी देर और, सुबह हो जाएगी जी। सावित्री, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कल की सुबह देख भी पाऊंगा। चुप करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। शादी के वक्त वादा किया था ना, सुख दुख ठंड गर्मी जीना मरना सब साथ में। आपको कुछ नहीं होगा जी। रोहन कोने में बैठा रो रहा है। बाहर बर्फ अंधाधुन गिर रही है। धीरे धीरे पिता की आंखें बंद होने लगती हैं। माफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुमने सब कुछ दिया, सब कुछ। तुम ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। कुछ तो बोलो जी। रोहन, देख तेरे पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी। पिताजी को गुजरे अब 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन रोहन फिर से फोन करता है। विक्रम फोन नहीं उठाता। 2 दिन बाद माँ भी चली जाती है। विक्रम अंतिम संस्कार तक में नहीं आता। वहीं शहर में विक्रम अपने बड़े फ्लैट और महंगे सोफे पर बैठे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। यार विक्रम, तूने कमाल कर दिया यार, इतनी तरक्की। बस यार, मेहनत का फल है। वैसे तेरा परिवार में कौन कौन है? कब मिलवाएगा आंटी अंकल से? हाँ, बहुत जल्दी। पार्टी खत्म होती है, सब चले जाते हैं। विक्रम अकेला रह जाता है। रात में सोते हुए विक्रम को नींद में पसीना आ रहा है। सपने में माँ की आवाज सुनाई देती है। विक्रम बेटा, एक बार देख लो, आजा मेरे बेटे, अपनी माँ से मिल जा मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही है बेटे। विक्रम अचानक उठ जाता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और हाथ कांप रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे? वो फोन उठाता है। रोहन के कई मिस्ड कॉल देखता है। पुराने मैसेज खोलता है, जिसे पढ़ उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। भाई, माँ तुम्हें याद कर रही है। भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाओ। माँ चली गई भाई, तुम नहीं आए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ जाता है।
फोन हाथ से छूट जाता है। विक्रम उसी रात तुरंत अपनी गाड़ी से गांव पहुंचता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा है। दरवाजा टूटा हुआ है। घर एकदम खाली, मानो बर्फ ने सब कुछ ढक दिया हो। माँ, माँ, मैं आ गया हूँ माँ। माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ। तभी पीछे से आवाज आती है। बहुत देर हो गई भाई, अब यहाँ कोई नहीं रहता। रोहन, रोहन, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। माँ तुम्हारा नाम लेते लेते। पिताजी उस रात, उस बर्फीली रात में पिताजी ने साथ छोड़ा, फिर उस गम में माँ भी चल बसी। मैं बस क्या, पैसे, कामयाबी। उस रात माँ के पास सिर्फ एक कंबल था और उसने वो भी पिताजी को दे दिया। खुद बर्फ में जम गई पर पिताजी को बचाने की कोशिश करती रही। मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ। मुझे माफ कर दे रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो। वहां जाओ, 2 कब्रें हैं, एक माँ की, एक पिता की। विक्रम घुटनों के बल बैठा है। बर्फ धीरे धीरे सब कुछ ढक रही है। माँ, पिताजी, मैं आ गया। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो गई है भाई, इस जन्म में शायद ही अब वो तुम्हें माफ करे। मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, शहर, पैसे, सब। अब सिर्फ यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, इस घर में। बेटा, बर्फ सब कुछ ढक देती है, पर प्यार कभी नहीं मरता। अगर तुम यहाँ आ गए तो हम तुम्हें क्यों नहीं माफ करेंगे। तुम तो मेरे राजा बेटा हो ना। विक्रम उठकर अपने पुराने घर की तरफ जाता है। दरवाजा खोलता है। विक्रम घर के अंदर जाता है, चूल्हा जलाता है और अपनी माँ का शॉल ओढ़कर खिड़की से बाहर देखता है जहाँ बर्फ गिर रही है। और माँ पिताजी मुस्कुराते हुए बर्फ पर अपने पैर के निशान छोड़ते हुए कहीं धुंध में खोते चले गए। कहते हैं बर्फ सब कुछ ढक देती है, रास्ते भी और रिश्ते भी। पर मैंने खुद अपने रिश्ते बर्फ में दफन कर दिए। अब बस इस बर्फ में उनकी यादों के साथ यहीं रहूंगा। कुछ रिश्ते बर्फ की तरह होते हैं, जब पिघलते हैं तो लौट कर नहीं आते। विक्रम के पास सब कुछ था, पर जब जरूरत थी वो कहीं नहीं था। आज उसके पास कुछ नहीं, बस पछतावा है और बर्फ की एक चादर जो उसके गुनाहों को ढक रही है। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री,
जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज्यादा नजर मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और खासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री।
लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं।